हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम था न्यू किंगडम्स एंड टर्किश इन्वेजन, यानी कि नए साम्राज्यों के बारे में हमने पढ़ रहे थे। कौन कौन से साम्राज्य हमने पढ़े थे, थोड़ा याद करते हैं। हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा था, प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा था तथा राजपूत के बारे में पढ़ा था। ओके, कल हमने राजपूत के बारे में पढ़ा था और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही थी। कुछ पॉइंट बच गया था, वो आगे देखते हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क आर द फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी। जो भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर टेम्पल है और जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, वो काफ़ी एक अच्छा उदाहरण है उस समय के भवन कला का, जो 8 से 12 सदी तक चली थी। इंडिया डेवलप ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन कंट्री। ट्रेड के बारे में हमने पढ़ रहे हैं, कैसे भारत ने व्यापार किया दूसरे देशों के साथ। तो भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते को विकसित किया। जो पूर्व के देश थे, साउथ ईस्ट के देश थे, पश्चिमी देश थे और सेंट्रल एशिया, और साथ ही साथ यूरोप के कुछ देश भी। दिस ब्राउट इंडियन इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद डेवलपमेंट इन अदर कंट्री। और इससे क्या हुआ, भारत जो है दूसरे देशों के संपर्क में आया तथा उनसे सीखकर और विकसित हुआ। The common feature in the political, social and cultural life in different parts brought the people of India closer। और कुछ कॉमन फीचर थे भारत में, राजनीतिक, सामाजिक और कल्चरल कुछ ऐसे फीचर थे जिससे कि भारत के लोग और एक दूसरे के करीब आ गए। लेटर ऑन दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट बून फॉर अफगान, टर्किश एंड मुगल रूलर टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। और ये अफगान, टर्किश और मुगल को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुए। टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया। अब भारत में टर्किश इन्वेजन आक्रमण कैसे हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज पावरफुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो कि भारत के भागों में बटे हुए थे और वो शक्तिशाली भी थे। बट देयर रूल वाज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स, तो दे कॉन्स्टेंटली एस्पायर टू एक्सपेंड देयर बाउंड्री। लेकिन उनका जो क्षेत्र था, जो जहाँ वो राज करते थे, वो छोटा था और वो हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाने की क्रिया में, कोशिश में लगे रहते थे। एस्पायर टू एक्सपेंड देयर बाउंड्री। The frequently wars among the Rajput resulted in political disunity in North India। और राजपूत के बीच लगातार युद्ध से क्या हुआ, उनमें डिसयूनिटी आ गई, उनमें एकता न रही उत्तर भारत में। This attracted invasion by Turks। और यही जो तुर्क के आक्रमणकारी थे उनको आकर्षित किया कि वहाँ के राजा तो खुद लड़ रहे हैं, खुद उनमें एकता नहीं है, इसीलिए उन पे आक्रमण कर दिया जाए। अब्बासीद कैलिफ्स ऑफ बगदाद रिक्रूटेड टू तुर्क एज गार्ड एंड प्रोफेशनल सोल्जर। जो अब्बासीद काल्फिस थे वो बगदाद के गार्ड रिक्रूट किए गए, जो एक प्रोफेशनल सोल्जर थे, सैनिक थे। बाय द एंड ऑफ 9th century द वर्ल्ड ऑफ कैलिफ वीकेंड, द पावर ऑफ कैलिफ वीकेंड। और 9वीं सदी के अंत तक कैलिफ का जो शक्ति था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तुर्क स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस। तुर्क ने धीरे धीरे उसके क्षेत्र पर अपना हक जमा लिया और उसके क्षेत्र के गवर्नर बन गए। सम ऑफ देम asserted their independence from the caliphs। One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new line of ruler known as Ghaznavis। एक गवर्नर था जिसने गजनी को जीता था, उसने एक नया ग्रुप बनाया जिसे गजनवीस के नाम से जाना जाने लगा।
अब महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनी was born in 971 AD. He ascended to be throne in 998 AD. 971 में उसका जन्म हुआ था और 998 में वो गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी का एक पेंटिंग है। टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर द गुजरात प्रतिहार एम्पायर एंड बिकेम वीक ड्यू टू फ्रीक्वेंट बैटल विद पल्लव एंड राजपूत। वो जब गद्दी पर बैठा तो उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण कर दिया, जहां पर गुर्जर प्रतिहार एम्पायर काफी कमजोर हो चुकी थी पल्लव के साथ और राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध करते करते। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 70 टाइम इन 27 ईयर। महमूद गजनी ने 27 सालों में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire। वो अपने छोटे पहाड़ी क्षेत्र जो थे उससे वो एक बड़ा पावरफुल एम्पायर बनाना चाहता था। He gained the control of अफगानिस्तान and खुरसान। उसने अफगानिस्तान और खुरसान पे अपना कंट्रोल जमाया। He was attracted by the great wealth of India। और वो भारत के अपार धन से आकर्षित हुआ। So he started plundering town and temple in North India like नागरकोट, थानेसर, मथुरा एंड कन्नौज। तो उसने भारत के मंदिरों को लूटना स्टार्ट किया। कुछ नागरकोट के मंदिर, थानेसर के मंदिर, मथुरा के मंदिर और कन्नौज के मंदिरों को। His most destructive attack was directed against सोमनाथ टेम्पल इन 1025 AD। और उसका जो सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे खतरनाक आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर था। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, उस पे था 1025 ईस्वी में उसने किया था। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। ये मंदिर समुद्री तट पर स्थित है गुजरात में। राजपूत वॉरियर पुट अप अ स्टिफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। राजपूत जो योद्धा थे वो काफी बहादुरी से लड़े, उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो युद्ध हार गए। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के जो मूर्ति थी उसे तोड़ दिया एंड लगभग 20 मिलियन रुपीज यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के सामानों को लूटा। Some historians are the opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was propagate Islam and gain popularity among Muslims। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, उनका ओपिनियन है कि महमूद गजनी जो है वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहता था, वो इस्लाम को पॉपुलर करना चाहता था और मुस्लिमों के बीच लोकप्रिय होना चाहता था। महमूद पॉपुलैरिटी अमंग मुस्लिम। महमूद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस of Indian ruler and paved the way for their establishment of Muslim rule in India। और महमूद का जो आक्रमण था उससे भारत के जो राज्यों की कमजोरी थी वो सबको पता चल गई और भारत में धीरे धीरे मुस्लिम रूल स्थापित हो गया।